Hello everyone. Today we will start with our second chapter of economics called Sectors of Indian Economy. तो बेसिकली ये सेक्टर्स होते क्या हैं? हमारी इकोनॉमी में जितने भी जॉब्स हैं ये 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है. पहला है प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शरी, राइट? तो लेट अस जस्ट फर्स्ट हैव अ लुक ऑन आवर फर्स्ट पेज. इसमें क्या लिखा है? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. बेसिकली हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं. ओके, तो हमें यहाँ पर पिक्चर्स गिवन हैं, कुछ पिक्चर्स गिवन हैं जहाँ पर कोई ब्रिक्स बना रहा है, कोई यहाँ पर सामान बेच रहा है, क्लोथ्स बेच रहा है, एंड देन यहाँ पर कोई सामान लेके जा रहा है कहीं पर और उसको कहीं और पहुँचा रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस गुड्स. कुछ एक्टिविटीज़ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं एंड सम अदर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, और कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. तो बेसिकली वी नीड टू नो व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स, राइट? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप कोई गुड प्रोड्यूस करते हो, फॉर एग्जाम्पल कॉटन की टी शर्ट का बनना, इट्स अ प्रोडक्शन ऑफ गुड. ठीक है, आप इसको बेचते हो, आपको पैसे मिलते हैं. अ गुड इज अ टैंजिबल प्रोडक्ट. बट अगर आप किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये एक सर्विस है, मैं आपको कुछ दे नहीं रही हूँ और पेइंग अस, बट आपको इन रिटर्न क्या मिल रहा है? सिर्फ सर्विसेज. तो ये आप इसको सर्विसेज के अंडर क्लासीफाई करोगे. फाइन. नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट पेज, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट प्राइमरी सेक्टर मीन्स. तो आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑल अबाउट प्राइमरी सेक्टर, और इसमें से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं 2. फाइन. एंड जो आपका सेकेंड पैराग्राफ है इट इज़ अबाउट सेकेंडरी सेक्टर, और आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं 3. एंड व्हेन वी कम टू दिस पैराग्राफ, ये टर्शरी सेक्टर के रिलेटेड हैं एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगेन 2. ओके, सो let's just get started. There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. Take for example the cultivation of cotton. It takes place within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors. तो बेसिकली जो प्राइमरी सेक्टर के अंडर एक्टिविटीज़ आती हैं वो सारी वो होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं. फाइन. जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो आते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंडर. ओके, जैसे अब एग्जाम्पल्स क्या हैं इनकी? डेयरी. ठीक है, वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स. तो अगर बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा विच इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, तो हमें मिल्क मिलेगा. तो इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी इज कॉटन. जैसे हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ी थी कि वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है विच इज़ मेनली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर, नॉट इंटायरली बट मेनली, कि रेनफॉल आएगी, सनशाइन, क्लाइमेट, डिपेंडेंट अपॉन द नेचर. ओके, सो हेयर इज द डेफिनेशन जो मैंने अभी बोल ली थी, जो आपको एग्जाम्स में लिखनी होगी. व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर. और साथ में आप यहाँ से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दोगे. ओके, अब जो इसका ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि एक्सप्लेन प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है. जो आपका सेकेंड क्वेश्चन होता है दैट इज ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं. फाइन. प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं.
अब आपको दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं कि वाई प्राइमरी सेक्टर इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर और वाई एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर इज नोन एज प्राइमरी। मतलब हमने इसको बेसिकली प्राइमरी वर्ड से क्यों नाम दिया है, ठीक है, कुछ और क्यों नहीं बोला। तो इसका आंसर ये है, दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल द अदर प्रोडक्ट्स। मतलब ये एक बेस है, अगर ये नहीं होगा तो कोई और प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। जो सेकेंडरी में हो रहे हैं, जो टर्शरी में हो रहे हैं, वो सब नहीं एक्टिविटीज़ हो पाएंगी अगर हमारे पास प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस होंगे। दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक, ठीक है, जो हम बाद में बनाते हैं उसके लिए ये सब एक बेस है। Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector. तो जैसे मैंने आपको बोला कि इसका दूसरा नाम agriculture and related sector है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि प्राइमरी सेक्टर क्या है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्टर विच इज सेकेंडरी सेक्टर। इसमें अब आपके 3 क्वेश्चंस हैं। पहला है कि मीनिंग, चलो वील फर्स्ट स्टार्ट विद द मीनिंग। The secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing. जब हम नेचुरल प्रोडक्ट को, जो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिले, उन नेचुरल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करके, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से एक फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं, उसको बोलते हैं, जो वो सब ये एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब सेकेंडरी सेक्टर में होती है, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल को चेंज करके एक फाइनल प्रोडक्ट में बना देना। अब आप मैं एग्जांपल देती हूँ आपको मैं एक, कि जैसे हमने कॉटन बोला था कि ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, राइट। अब इस कॉटन को हम मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से कॉटन टी शर्ट बना दे, तो दैट इज, जो कॉटन टी शर्ट है, दैट इज अ रिजल्टेंट ऑफ आर सेकेंडरी सेक्टर। ओके, वो एक्टिविटी जो कॉटन टी शर्ट बनी है वो हम सेकेंडरी सेक्टर में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो हम इसको, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो ये हो गया कि इसका मीनिंग क्या है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हम प्राइमरी सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर क्यों बोलते हैं, why it is named as secondary sector। इसका आंसर ये होगा कि it is the next step after primary sector, कि प्राइमरी सेक्टर के बाद इमीडिएट स्टेप है, तो हम इसका नाम रख देते हैं सेकेंडरी सेक्टर, राइट। ओके, सो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस सेम पैराग्राफ में से, वो है कि अब सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों बोलते हैं। तो बेसिकली आपको पहले मैं ये बता देती हूँ एक बार लिख के, कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसको हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बोलते हैं। जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है उसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, राइट। एंड जो आपका सर्विस सेक्टर है, मतलब टेरिशरी सेक्टर, वन एंड द सेम थिंग। तो ये आपके डिफरेंट नेम्स हो गए। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको क्वेश्चन में आए एक्सप्लेन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, तो आपको प्राइमरी सेक्टर एक्सप्लेन करना है। अगर आपको क्वेश्चन में आए एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर आर वन ऑफ द सेम थिंग्स। ओके, सेम वे इसका। अब हम ये वी वर मूविंग ऑन टू दिस पैराग्राफ कि इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों बोलते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर है, सिंस दिस सेक्टर gradually become associated with different kinds of industries that came up, because कॉटन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कॉटन को कॉटन टी शर्ट बनाने के लिए हमें इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है,
ठीक है, फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की ज़रूरत है, तो हम ऑटोमेटिकली वी गेट कनेक्टेड विद द इंडस्ट्रीज़, तो हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल देते हैं। फाइन, चलो अब जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है जिसमें अगेन 2 क्वेश्चंस हैं, वो है आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ that fall under tertiary sector and is different from the above two। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, जो 2 सेक्टर्स थे, इसमें भी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे एंड इसमें मैन्युफैक्चर होके गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, राइट। बट अब टर्शरी सेक्टर में कोई भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं होती, राइट। क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड होती है। डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस को फर्दर हेल्प करते हैं। अगर हम अपना कॉटन वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करें कि अब कॉटन की टी शर्ट्स बन गई, फैक्ट्रीज में पड़ी है, बट अब वो बिके कैसे, तो हमें वो टी शर्ट्स लेके जानी होंगी होलसेलर की शॉप्स पे और होलसेलर्स फर्दर लेके जाएंगे रिटेलर्स की शॉप पे। तो अब वो जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वहाँ से, जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर हुई है, वहाँ से फर्दर जा रही हैं होलसेलर की शॉप पे, और जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो टर्शरी सेक्टर में आएगी। ओके, तो अब इसके एग्जाम्पल्स हमें गिवन है, हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड। जैसे मैंने अभी बोला कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी में प्रोड्यूस हुई हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है, ट्रक से, ट्रेन से, फिर उसको बेचना भी है होलसेलर को और रिटेलर को। एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज। अब ये ज़रूरी भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि उसको उसी टाइम बेच देना है, स्टोर भी करना होता है, तो जो स्टोरेज है वो भी टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट है, उसी की एक्टिविटी है। वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर्स ओवर टेलीफोन, तो मतलब कम्युनिकेशन, चाहे ओवर टेलीफोन या फिर लेटर्स को सेंड करना, वो भी क्या है, टर्शरी सेक्टर का पार्ट। बैंकिंग का सिस्टम भी टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, ट्रेडिंग ये भी। सो स्टोरेज, जैसे हमने पहले पढ़ा, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, टर्शरी सेक्टर्स में। सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स, द टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वाई टर्शरी सेक्टर इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। तो ये आपका आंसर है कि दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज, इसमें सर्विसेज जनरेट होती हैं, प्रोडक्ट्स नहीं बनते, तो इसलिए हम इसको सर्विस सेक्टर बोल देते हैं। सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम असेंशियल सर्विसेज। तो अब आप इस पैराग्राफ में से आपको एक क्वेश्चन आता है कि सर्विस सेक्टर जो है उसमें न्यू और असेंशियल सर्विसेज और क्या ऐड हुई हैं। मतलब ये तो स्टार्टिंग से ही है, जो ऊपर हमने सर्विसेज पढ़ी, जो एक्टिविटीज़ पढ़ी, अब न्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल वी रिक्वायर्ड टीचर्स, ये जो थी ये थी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, स्टोर करना, पहले प्रोडक्शन होगी तो स्टोर होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करना, अगेन प्रोडक्शन होगी तो स्टोर होगा, ठीक है। ये सब आपकी थी और प्रोडक्शन के रिलेटेड। अब जो नहीं है वो है टीचर्स, जैसे मैंने अभी आपको अपनी एग्जांपल दी, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। डॉक्टर्स, अब डॉक्टर्स के पास जाते हो, आप उनको फ़ी दे के आते हो, जो उनकी डॉक्टर की फ़ीस होती है वो सर्विस फ़ी होती है, आपको वो इन रिटर्न कुछ नहीं देते, वो आपका चेकअप करते हैं, आपको मेडिसिन लिख के दे देते हैं, और फिर आप जब मेडिसिन लेने जाते हो वो प्रोडक्ट है, आप मेडिसिन लेते हो, उन रिटर्न उसके भी पैसे देते हो। तो आपने यहाँ पर 2 जगह पेमेंट करी, एक डॉक्टर की सर्विस की एंड एक डॉक्टर की जो मेडिसिन लिखी थी उस मेडिसिन को खरीदने के लिए। ओके, तो पर्सनल सर्विसेज और भी क्या हो सकती हैं, वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स, people to do administrative and accounting works. In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe
कैफ़े में जाते हैं तब भी पेमेंट करके आते हैं, वहाँ से कोई चीज़ थोड़ी लेके आते हैं। ATM बूथ्स, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज एटसेट्रा हैव बिकम इम्पॉर्टेंट। तो आपको ये क्वेश्चन आता है कि न्यू और एसेंशियल एक्टिविटीज़ और क्या है इसको छोड़ के, तो आप उसका आंसर ये लिखोगे। आई होप आपको समझ आ गया हो। नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 22। ओके, सो इस पेज में आपको बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो 3 सेक्टर्स हैं, ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। मतलब अगर एक इंटरडिपेंडेंट है, अगर एक सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई खराबी आ जाए और उसका काम रुक जाए तो बाकी 2 सेक्टर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। फाइन, अब तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कैसे करें? ओके, सो मैं आपको पहले समझाऊंगी कि कंपैरिजन क्यों करना है, क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है। The various production activities in primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. बहुत सारे products बनते हैं and services बनते हैं। अब हमें ये ढूंढना होता है कि कितने products बने हैं, किस सेक्टर में कितने products बने हैं, किस में ज़्यादा बने हैं और किस में कम बने हैं। और जो दूसरी चीज़ ढूंढनी होती है that is कि कहाँ पर people ज़्यादा employed हैं, कहाँ पर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं या एम्प्लॉयमेंट के लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं। ओके, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझाऊंगी, फिर उसके बाद हम ये सब रीड करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो पहले तो आप सुन लो GDP की डेफिनेशन, ये आप नोट डाउन कर लो। इट इज़ द वैल्यू of all the final को मैं बोल्ड अंडरलाइन कर रही हूँ, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within a country during a particular year। फाइन, जितने भी गुड्स और सर्विसेज, बट कौन से? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं एक कंट्री में एक साल में, एक पर्टिकुलर ईयर में, उसको हम बोल देते हैं GDP। GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। अब इसका कंसेप्ट, ये जो फाइनल वाला कंसेप्ट है और क्या क्या हमें रिकॉर्ड करना है, इसको मैं समझाती हूँ। GDP का फॉर्मूला होता है GDP ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस GDP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस GDP ऑफ टर्शरी सेक्टर। ओके, तो ये आपके तीनों सेक्टर्स के GDP को ऐड करके हमारे पास टोटल प्रोडक्शन आ जाती है। तीनों में कितनी प्रोडक्शन हुई है उनको ऐड करके हमारे पास टोटल GDP आ जाती है। ओके, तो हम बोलेंगे कि एक फार्मर है और एक बंदा है। तो ये जो फार्मर है इसने इसने ग्रो करी वीट और इसने दे दी, सेल कर दी इसको, इसने इन रिटर्न दे दिए 100 रुपीज़। तो मतलब इसने 100 रुपीज़ की वीट प्रोड्यूस करी थी। तो अब ये वीट जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सप्लॉइट करके बनी है, नेचुरल का पार्ट है, तो हम इसको प्राइमरी सेक्टर में 100 रुपीज़ ऐड कर देंगे। अब ये सेम बंदा जिसने वीट ली, उसने इस वीट के बनाए बिस्किट्स और बिस्किट्स दे दिए
सेल कर दिए दूसरे बंदे को फॉर ₹1000। तो जब पहला केस था उसमें सिर्फ हमारा फाइनल गुड ये था, तब ये कंटिन्यूड नहीं था। अब इसमें जो है वो फाइनल गुड हो गया ये, और ये हो गया इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड मतलब जिसकी वजह से ये बना है, जिसकी वजह से ये बिस्किट्स बने हैं, तो ये आपकी वीट हो गई इंटरमीडिएट गुड। तो उन्होंने तो बोला था कि सिर्फ फाइनल गुड्स की आपने रुपीस ऐड करने हैं, आपने इंटरमीडिएट गुड्स के नहीं करने। तो जब ये फर्दर केस आ जाएगा तो हम ये 100 रुपीस नहीं ऐड करेंगे, इसके अलावा हम सेकेंडरी सेक्टर में 1000 रुपीस ऐड कर देंगे। गॉट इट? तो आपका ये कंसेप्ट है मेन, जिसमें आपका मेनली वर्ड ही ये होता है, यही कंसेप्ट होता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की अमाउंट ऐड करनी है, उसकी वैल्यू ऐड करनी है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं ऐड करनी। आई होप इट इज़ क्लियर। तो हम अब इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि आपको और क्लियर हो जाए। ओके। विद thousands of goods and services produced, you might think it is an impossible task. बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क सबको रिकॉर्ड करना, ठीक है। जैसे कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं, कंप्यूटर्स, इतने सारे नेल्स, फर्नीचर, ठीक है। इसको अब उसमें वैल्यू में लिखना, रिकॉर्ड करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम करेंगे कैसे? पहले तो आपको हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, मीनिंग जो पढ़ा था ये आपके पेज नंबर 23 पे है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, ठीक है। उस साल के लिए हमें टोटल प्रोडक्शन मिल जाती है फाइनल गुड्स एंड सर्विस। तो ये आपकी जीडीपी की डेफिनेशन होगी। इट इज़ कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। ओके, तो अभी तो हमने ये पढ़ा था कि फाइनल, अब इसमें एक ये चीज़ है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, ठीक है। उसके कंट्री के अंदर ही प्रोडक्शन होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। हम सिर्फ एक कंट्री की ही बात कर रहे हैं, तो वो हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। ओके, तो ये जो जीडीपी का टास्क है ये कौन करता है? जीडीपी कैलकुलेट करने का सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, ये इनका टास्क होता है कि इनको ही हर सेक्टर की जीडीपी मेजर करनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है। अब जीडीपी कैलकुलेट करते करते हमारी क्या प्रिकॉशन होती है, ये आपकी प्रिकॉशन है। आपको क्वेश्चन पूछ लेते होते हैं, व्हाट इज़ द प्रिकॉशन दैट नीड्स टू बी टेकन। तो रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक, नॉट एवरी गुड और सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड, ये नहीं कि जितने भी बने हैं गुड्स और जितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं और सेल हुई हैं नीड्स टू बी काउंटेड, सारी नहीं करनी, सिर्फ फाइनल गुड एंड सर्विसेज करनी है। ये वही आपकी जो बिस्किट वाली एग्जांपल मैंने अभी दी थी, एक्सप्लेन करी थी, वो ही गिवन है। ओके, तो हम वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, ये आपका एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है कि सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही क्यों काउंट करना है, हम इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों नहीं करते? वाई नॉट इंटरमीडिएट गुड्स? पहले तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन है, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को बनाने के लिए जो हम गुड्स यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। जो हमने वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ली उसमें ऑलरेडी ही एडेड होती है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो अगर हम दोबारा ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा डबल काउंटिंग, तो हमें ये नहीं करना। वी हैव टू कीप इन माइंड, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही वैल्यू को हमने कंसिडर करना है। ओके, सो मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। ये आपका ये रहा टॉपिक। ओके, तो आपको मैं एक ड्राइंग से ये समझाऊंगी, वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। चलो, ये है आपका नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। इसमें क्रॉप्स ग्रो करी गई हैं,
इसमें फिशिंग हो रही है जो आपके प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। तो सिंस द बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही हमारी प्राइमरी सेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर रहा है। ओके, तो हम एज वेल एज रीड भी करेंगे। Generally, it has been noted from the histories of many now developed countries that at initial stages of development, primary sector was the most important sector of the economic activity. हमने देखा है कि जो हिस्ट्रीज़ को पढ़ के देखा है ऑलमोस्ट बहुत कंट्रीज़ की जो अब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं कि स्टार्टिंग से ही उनकी जो प्राइमरी सेक्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर रहा है। As the methods of farming changed and agriculture sector began to prosper, अब फार्मिंग के मेथड्स इम्प्रूव होते गए, अच्छे होते गए, तो जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर था, वो इम्प्रूव होता गया और हमारी प्रोडक्शन बढ़ती गई, फूड की प्रोडक्शन। हमें इतना फूड चाहिए नहीं था, हमारे लिए इनफ था खाने के लिए, और हमारा और इंक्रीज़ हो गया फूड, ठीक है, इतनी बढ़ गई थी। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़। तो जस्ट बिकॉज नए वो आ गए थे, टेक्निक्स आ गई थी, नए मेथड्स आ गए थे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा प्रॉस्पर होता गया, और अब हमें इतना फूड चाहिए नहीं था, तो बाकी जो लोग थे वो और एक्टिविटीज़ पे भी फोकस कर सकते थे। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन, तो क्राफ्ट पर्सनस भी इंक्रीज़ हो गए, ट्रेडर्स भी इंक्रीज़ हो गए, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज़ हो गई बहुत ज़्यादा, बाय मैनी टाइम्स, मतलब बहुत मल्टीप्लाई हो गई। बिसाइड्स देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी एटसेट्रा। However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector. इस टाइम पे सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स होते थे, प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस होते थे। बट ओवर अ लॉन्ग टाइम, जब हम बोलेंगे कि मोर देन 100 years ago, हमारा जो फोकस आ गया वो सेकेंडरी सेक्टर पे आ गया, फैक्ट्रीज बढ़ती गई, एक्सपैंड होती गई, तो हम देखेंगे कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया। नए मेथड्स आ गए थे मैन्युफैक्चरिंग के, फैक्ट्रीज आ गई, एक्सपैंड हो गई। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स नाउ बिगैन टू वर्क इन द फैक्ट्रीज, जो पहले फार्म्स में काम करते थे अब वो फैक्ट्रीज में काम करने लग गए। People began to use many more goods that were produced in factories. Just because फैक्ट्रीज में अब चीज़ें प्रोड्यूस होने लग गई तो लोग यहाँ से बाय करने लग गए, तो उन्होंने देखा कि डिमांड तो है तो और भी प्रोडक्शन होनी चाहिए। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द टोटल प्रोडक्शन, तो सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं, ये नहीं हुआ कि सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस हुए, बट नंबर ऑफ पीपल ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग देयर, वो भी इंक्रीज हो गया था। अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस, दिस मीन्स दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्टर्स हैड चेंज्ड इन द पास्ट 100 years, मतलब अ फ्यू डिकेड्स अगो। जो आपका टर्शरी सेक्टर था, जिसमें आप देखोगे कि आप मूवीज़ देखने जाते हो, आप इंटरनेट यूज़ करते हो, आप ट्रांसपोर्ट्स का सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो, तो आपने देखना है कि आपकी अब जो फिर सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर पे आपकी शिफ्ट मूव हो गई, अब ये टर्शरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट हो गया। ओके, सो लेट्स रीड। इन द पास्ट 100 years there has been a further shift from secondary to tertiary sector in the developed countries. The service sector has become the most important in terms of total production. Production यहाँ increase हो गई और जो working people थे वो भी यहाँ पर ज़्यादा employ होने लग गए। This is the general pattern observed in the developed country. तो ये एक अगर हम नोटिस करें हर कोई डेवलप्ड कंट्री में यही हुआ है कि इनिशियल स्टेज पे पहले प्राइमरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट था, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट हुआ, एंड देन एट द एंड
टर्शरी सेक्टर। ये एक जनरल पैटर्न हमने नोटिस किया है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 24 एंड हमारे पास अब आपका एक नया टॉपिक है जो हम ये ग्राफ से समझेंगे। तो यहाँ जीडीपी की बात करिए। जीडीपी था फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो ये सेक्टर्स में किसने ज़्यादा प्रोड्यूस करे फाइनल गुड्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास डेटा है 1973 टू 74 का, फिर हमारे पास डेटा है 2013 टू 14 का। तो वील सी कि यहाँ पर ब्लू कलर इज़ फॉर प्राइमरी, दिस ब्राउन कलर इज़ फॉर सेकेंडरी एंड ग्रीन कलर इज़ फॉर टर्शरी। ओके, तो पहले जो 73-74 का डेटा है इसमें प्राइमरी सेक्टर ने ज़्यादा प्रोड्यूस करा। इसका कलर जो है, इसका जो बॉक्स बना हुआ है ये ज़्यादा है, और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट देन अ सडन शिफ्ट हैज़ बीन सीन इन 2013-14 डेटा। इसमें है कि आपका जो प्राइमरी सेक्टर का कलर जो बॉक्स है वो सबसे छोटा है ग्राफ में, सेकेंडरी सेक्टर में जो है वो मिडिल में आता है, टर्शरी सेक्टर का सबसे बड़ा है। तो आप देखोगे कि जीडीपी अब फाइनल गुड्स इसने प्रोड्यूस करे। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन जो डेफिनेटली पूछते ही हैं एग्जाम्स में वो है राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, कि सडनली ऐसा क्या हुआ, क्या रीज़न है कि आपका जो टर्शरी सेक्टर है वो इतना इम्पॉर्टेंट हो गया इंडिया में। आपकी बुक में इसके 4 पॉइंट्स गिवन हैं, 5th पॉइंट मैं आपको ऐड करवाऊंगी बिकॉज जनरली आपको ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं। चलो लेट्स सी। फर्स्ट, इन एनी कंट्री several services such as hospital, educational institute, post and telegraph services, police station, courts, village administrative office, municipal corporation, defense, transport, banks, insurance companies etc. are required। तो ये क्या है आपकी बेसिक सर्विस। हर कोई कंट्री में, कोई भी कंट्री हो, आपको ये बेसिक सर्विसेज, इनको बोलते हैं बेसिक सर्विसेज, ये तो चाहिए ही होती हैं। तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये सर्विसेज का जो है ये इंक्रीज़ हो जाए, ज़्यादा हॉस्पिटल्स बने, ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों। तो विद दैट हमारा जो टर्शरी सेक्टर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसका जीडीपी उस वजह से इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। ओके, सो जो आपका सेकेंड पॉइंट है वो है द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, trade, storage and the like, as we have already seen. Greater the development of primary and secondary sector, more would be the demand for such services। तो अगर हमारा सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है तो फॉर श्योर हमारा टर्शरी सेक्टर भी इंक्रीज़ होगा। जितने गुड्स प्रोड्यूस होंगे नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन से, उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होंगे, और जस्ट बिकॉज हमें वो फर्दर ट्रांसपोर्ट करना है तो हमारा टर्शरी सेक्टर की भी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी। स्टोर भी करना होगा, ट्रांसपोर्ट भी करना होगा, ट्रेडिंग भी करनी होगी, तो फर्दर हमारा रिजल्टेंट क्या होगा कि हमारे टर्शरी सेक्टर की भी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी। ओके, तो आपका ये सेकेंड पॉइंट था। जो आपका थर्ड पॉइंट है वो यहाँ पर है as the income levels rise, certain sections of people start demanding many more services। अब इनकम इंक्रीज हो गई है, हमारे पास बहुत पैसा आ गया, तो हमारा क्या मन करता है, हम मूवी देखने जाएं, हम बाहर खाने जाएं, तो उस वजह से टर्शरी सेक्टर्स की भी एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। एग्जाम्पल इन्होंने ये दी है, ईटिंग आउट, टूरिज़्म, घूमने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल पे ज़्यादा करते हैं प्रेफरेंस, हमारी प्राइवेट हॉस्पिटल होती है, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एट्सेट्रा। तो हमारा ये अब फोकस हो गया, ये इस वजह से हमारी एक्टिविटीज़
टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो गई है। तो जो आपका फोर्थ पॉइंट है दैट इज over the past decade or so certain new services such as those based on information and communication technology became important। ये भी important हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये भी सर्विसेज अब एक इम्पॉर्टेंट न्यू एंड एसेंशियल सर्विसेज का पार्ट है। अब आपको जैसे मैंने बोला था कि आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, जो आप 5th पॉइंट लिखोगे वो है, okay, I'll write here for you. Okay, so 5th पॉइंट जो आपने एग्ज़ाम में लिख के आना वो ये है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया gave boost to टर्शरी सेक्टर। ग्रीन रेवोल्यूशन से टर्शरी सेक्टर को भी एक बूस्ट मिला है। कैसे? क्योंकि कुछ सर्विसेज डेवलप हो गई थी। बाय डेवलपिंग सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ट्रेड एट्सेट्रा। ओके, तो इससे भी हमारे टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो गई है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपका यहाँ पर एक ये पैराग्राफ है, हमने यहाँ से कुछ नहीं करा, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हम एक बार रीड कर लेते हैं। अगर इसमें से एक क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि एक्सप्लेन नॉट ऑल ऑफ द सर्विसेज इज ग्रोइंग इक्वली वेल। नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल, कि सारा सर्विस सेक्टर इक्वली वेल नहीं ग्रो हो रहा। तो सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज़ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। सर्विस बहुत टाइप की है इंडिया में और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एम्प्लॉय करते हैं। एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एडुकेटेड वर्कर्स। तो मतलब कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें हमें बहुत स्किल्ड एंड बहुत एडुकेटेड पर्सन की ज़रूरत है, जो बहुत ही ज़्यादा कम लोग हैं हमारे इंडिया में। At the other end, there are very large number of workers engaged in services such as small shopkeepers। कई ऐसी सर्विसेज में engaged हैं, रिपेयर पर्सनस, ट्रांसपोर्ट पर्सनस एट्सेट्रा। ओके, तो अब रिपेयरिंग का काम रोज़ रोज़ तो होता नहीं है। अगर कोई है रिपेयर करने वाला बंदा तो उसका काम ये तो नहीं कि वो रोज़ ही करता होगा, कहीं रिपेयर करने जाता होगा। तो these people barely manage to earn a living and yet they perform these services because no alternative opportunity for the work are available to them। तो उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी, कोई और वर्क नहीं अवेलेबल, दैट इज़ वाई उनको यही करना पड़ता है, बट उनके पास कोई डेली बेसिस पे काम नहीं होता। Hence only a part of this sector is growing in importance। तो कुछ पार्ट ये है जो इम्पॉर्टेंस में ग्रो हो रहा है, बाकी इक्वली ग्रो नहीं हो रहा। यू शैल रीड मोर अबाउट दिस इन नेक्स्ट सेक्शन। ओके, नाउ फोकसिंग ऑन योर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। अब ऐसे नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर से हमें हमारी जो जीडीपी है वो ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट भी वहीं ज़्यादा होगी, या टर्शरी सेक्टर से हमारी जो जीडीपी है वहाँ आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा कि टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, जीडीपी हमें वहाँ से ज़्यादा मिल रही है। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो एम्प्लॉयमेंट के हैं, जो एम्प्लॉयड हैं वहीं पर ही ज़्यादा होंगे वर्कर्स। तो हम यही रीड करेंगे, इसमें यही है सारा। तो मैं आपको एक ग्राफ बना के समझाती हूँ। आई होप इट इज़ विजिबल। ओके, तो पहले तो हम देखेंगे शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। ये आपकी
परसेंटेज में है। ओके, तो विल सी कि जो आपकी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, जो आपकी प्राइमरी सेक्टर से जीडीपी है, इट इज जस्ट 15%। जो आपकी सेकेंडरी सेक्टर से जीडीपी है, इट इज़ 27%। एंड जो आपकी टर्शरी सेक्टर से जीडीपी है, इट इज़ 58%। तो हमें क्लियरली पता है कि जो हमारी जीडीपी कहाँ से ज़्यादा आ रही है, टर्शरी सेक्टर से, राइट। अब हम देखेंगे कि शेयर of sectors in employment, right। तो हमारी जो प्राइमरी सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पर कितने एम्प्लॉयड हैं, 49%। सेकेंडरी सेक्टर में कितने एम्प्लॉयड हैं, 24%। एंड टर्शरी सेक्टर में 27%। तो अभी हमने ये नोटिस करा कि आपकी जो जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर से मिल रही है, इर्रिस्पेक्टिव कि ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड कहाँ हैं, प्राइमरी सेक्टर, बट हमें सिर्फ 1/4 ऑफ जीडीपी जो हम अर्न कर पा रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर से। तो ये देखते हुए कि टर्शरी सेक्टर में तो इतने लोग एम्प्लॉयड भी नहीं है, फिर भी हमें जो जीडीपी है, हमारी जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो टर्शरी सेक्टर में हो रहे हैं। ओके, सो व्हाई इज इट सो, इसका मेन रीज़न क्या है, ये आपकी बुक में गिवन है। हेयर, why didn't a similar shift out of primary sector happen in case of employment? एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी वहाँ पर जीडीपी हमें वहाँ से क्यों नहीं मिल रही, 15% ही क्यों मिल रही है? इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में इतनी जॉब्स नहीं हैं कि वहाँ पर लोग जाके काम करें, ठीक है। एट दी एंड उनको प्राइमरी सेक्टर में ही आना पड़ता है काम के लिए। इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 times ड्यूरिंग द पीरियड, एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री वेंट बाय अराउंड 3 times। अगर जो आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है इंडस्ट्रियल एरिया में, वो 9 times हुई है, तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 3 times ही इंक्रीज हुई है, मतलब इतनी जॉब्स नहीं क्रिएट हुई वहाँ पर। द सेम अप्लाइज टू द टर्शरी सेक्टर एज वेल। जो प्रोडक्शन है टर्शरी सेक्टर में, इट रोज बाय 14 times, बट एम्प्लॉयमेंट सिर्फ रोज हुई 5 times। तो आपका पहला पॉइंट ये है कि वहाँ पर इनफ जॉब्स नहीं है टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में। Okay, this was your first point. As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector. तो प्राइमरी सेक्टर में ही सब काम कर रहे हैं। मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली 1/4 ऑफ जीडीपी। जैसे मैंने आपको बोला, सिर्फ 15% ही जीडीपी प्रोड्यूस कर पा रहा है। ओके, तो आपकी बुक में ना इसका सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन था कि जॉब्स वहाँ पर जीडीपी वो क्यों नहीं कर पा रहा, वहाँ पर एम्प्लॉयड क्यों कम है, एम्प्लॉयमेंट क्यों कम है, बिकॉज एक तो हमने बोल दिया कि इनफ जॉब्स नहीं है। दूसरा पॉइंट आप ये लिखोगे कि टर्शरी सेक्टर रिक्वायर्स एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल, कि टर्शरी सेक्टर में हमें एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल चाहिए, बट हमारे पास हमारी कंट्री में इतने एजुकेटेड और स्किल्ड नहीं हैं। जो नहीं है स्किल्ड वो सब जाके फार्म में काम करने लग जाते हैं, क्योंकि फार्मिंग के लिए इतने कुछ स्किल्स नहीं चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आपको एजुकेशन नहीं चाहिए। ओके,
तो अब यहाँ पर आपका एक कंसेप्ट आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट का. अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. हियर इट इज रिटन. ऑल राइट. तो आपको हम ये पढ़ेंगे. अब आपको मैं एक बेसिक एग्जाम्पल से समझाती हूँ पहले कि एक फार्म है, उसमें उस फार्म में प्रोडक्शन करने के करने के लिए, ग्रो करने के लिए क्रॉप्स सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है. बट फैमिली मेम्बर हैं 8, और वो 8 के 8 जस्ट बिकॉज उनके पास कोई और काम नहीं है, वो सिर्फ फार्म में ही काम कर रहे हैं. ठीक है, वो उसी एग्रीकल्चर लैंड में काम कर रहे हैं. तो रिक्वायरमेंट नहीं है, वो फिर भी काम कर रहे हैं. तो जो उनका लेबर एफर्ट है, जो 5 लोग कर सकते हैं वो 8 लोग कर रहे हैं, बिकॉज उनका काम डिवाइड हो गया. कोई भी अपने टू द फुलेस्ट काम नहीं कर रहा. जितना वो एफर्ट लगा सकते हैं कोई भी नहीं लगा रहा, बिकॉज उनके पास एक और एक्स्ट्रा 3 मेंबर हैं. राइट. तो इट इज़ कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट. जितना काम कर सकते हो उतना नहीं कर रहे, बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक्स्ट्रा लोग हैं. इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल देते हैं, इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोल देते हैं. तो ये मेनली हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में. बाकी सेक्टर्स में भी होता है, बट ज़्यादा जो हम बोलेंगे कि ज़्यादा शेयर इसका हम अंडर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में देख सकते हैं. हम एग्रीकल्चरल लैंड पे ही देखते हैं. ओके, सो विल स्टार्ट रीडिंग. what it means is that there are more people in agriculture than is necessary. जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं. So even if you move a few people out, अगर वहाँ से कुछ लोग बाहर निकाल दो, production will not be affected. वहाँ की production नहीं affect होगी, production उतनी ही होगी, because 5 लोग उतनी production कर सकते हैं, but वहाँ पर work 8 पीपल कर रहे हैं, तो उससे प्रोडक्शन उतनी ही हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं हो रही. इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स इन एन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड. तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल गिवन है इस पैराग्राफ में. फॉर इंस्टांस, टेक द केस ऑफ अ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी. एक फार्मर है लक्ष्मी, ओनिंग अबाउट 2 हेक्टर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड. उसका लैंड क्या है? अनइरिगेटेड. डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स. सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट है, इरिगेशन की कोई और फैसिलिटी नहीं है. क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं जैसे ज्वार, अरहर. ऑल द 5 मेंबर्स ऑफ हर फैमिली वर्क इन अ प्लॉट थ्रू आउट द ईयर. 5 मेंबर्स हैं फैमिली में, जस्ट बिकॉज उनके पास कोई और जॉब नहीं है, कहीं और जाने का कोई और जॉब, कहीं और जाने का कोई वो नहीं है कि जहाँ पर कोई कहीं पर और वो जॉब कर पाए, तो वो सारे एक ही प्लॉट पे काम कर रहे हैं. दे हैव नो वेयर एल्स टू गो. यू विल सी दैट एवरी वन इज वर्किंग, नन रिमेन्स आइडल. हर कोई काम कर रहा है, कोई खाली नहीं बैठा. बट जो लोग 5 लोग जो लोग कर सकते हैं, 2 या 3 लोग कर सकते हैं, वो 5 कर रहे हैं. बट इन एन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड. लेबर एफर्ट क्या हो गया? जो वो एफर्ट कर रहे हैं, जो 3 लोग कर सकते थे वो 5 लोग कर रहे थे, तो उनका एफर्ट डिवाइड हो गया. ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड. कोई भी फुली एम्प्लॉयड नहीं है. दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. वेयर पीपल आर वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल. जितना पोटेंशियल होता है उतना वर्क नहीं करते, उससे कम वर्क करते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं काम करने वाले. तो इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं. ओके, सो नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखराम कम्स एंड हायर्स 1 or 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू वर्क ऑन हिज लैंड. अब एक बंदा आता है सुखराम, उनको ले जाता है कि चलो आप 2 जाने मेरे साथ चलो और मेरे साथ काम करो. लक्ष्मीज फैमिली इज़ नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम. अब लक्ष्मी की फैमिली वहाँ जाके काम कर रही है, तो डेफिनेटली उसके पास इनकम आएगी. ठीक है, और यहाँ उसके खुद के लैंड पे भी प्रोडक्शन उतनी ही हो रही है जितनी पहली हो रही थी. सिंस यू डू नॉट नीड 5 people टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट, 2 people moving out does not affect production on their farm. 2 लोग चले भी गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा.
In the above example, two people may move to work in a factory. Once again, the earning of the family would increase and they would also continue to produce as much from their land. अब उनकी हो गई जो earnings है वो increase हो गई. अब there are lakhs of farmers like Lakshmi in India. बहुत सारे हैं farmers ऐसे. This means that even if we remove a lot of people from agriculture sector, अगर बहुत सारे लोगों को वहाँ से remove कर दें तो हम देखेंगे कि still proper work वहाँ पर हो रहा है और वो कहीं और जाके भी अपना earn कर सकते हैं. बट क्या चीज़ है हमारे पास कि opportunities नहीं है. तो ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है ये अदर सेक्टर्स में भी हो सकती है, जैसे मैंने पहले बोला, बट प्राइमरी सेक्टर में ये ज़्यादा है. हम बोलेंगे जो कैजुअल वर्कर्स है जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी रिपेयर वाले जो रिपेयर करते हैं, या फिर पेंटर्स हो गए, यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है आपकी, प्लम्बर्स हो गए, रिपेयर पर्सन्स हो गए. तो इनको डेली जॉब नहीं मिलती, इनको जॉब मिलती है ओकेजनली. तो ये जस्ट बिकॉज इनके पास कोई और जॉब होती नहीं है, ये सारा दिन घूमते हैं. दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटल. कई बार तो ये कुछ कमा ही नहीं पाते बिकॉज इनके पास कोई जॉब नहीं थी. ओके, तो अब जब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. हमने सारी पढ़ ली कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है इसलिए वो लोग वहाँ पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक ही प्लॉट पे सब लगे हुए हैं. तो कैसे, अब इसका वो हल क्या है, सोल्यूशन क्या निकालने हैं हम इसका. तो इस पैराग्राफ में से, इस टॉपिक में से आपको यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है कि क्या वेज हैं एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के. तो बेसिकली दो वेज होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है. हमारे जो गवर्नमेंट है वो लॉन्ग टर्म पे फोकस नहीं करते बिकॉज उनका ही स्पैन जो रूल करने का होता है बेसिकली वो 5 years का होता है. तो दे जस्ट फोकस ऑन शॉर्ट टर्म. तो मैं आप ये रीड करूँगी, साथ साथ में आपको मैं मार्क करवाती जाऊँगी पॉइंट्स, तो आपको ये पॉइंट्स लर्न करने होंगे. From the above discussion, we can see that there continues to be considerable underemployment in the agriculture. There are also people who are not employed at all. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी employed नहीं हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो underemployed हैं. तो हम क्या कर सकते हैं कि employment opportunities हमारी increase हों. टेक द केस ऑफ लक्ष्मी. हमने अभी लक्ष्मी की एग्जाम्पल पढ़ी थी जो जिसके प्लॉट पे वर्क कर रहे थे. और फिर एक सुखराम, हमने एग्जाम्पल ली थी कि एक सुखराम बंदा आएगा जो 2 बंदों को ले जाएगा और अपने लैंड पे काम करवाएगा. तो उसके पास हमने बोला था कि 2 hectares ऑफ प्लॉट था जो अनइरिगेटेड था. द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और Banks can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land. Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop, wheat, during the Rabi season. तो उसके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी. तो अगर देखा जाए कि उसके पास उसको लोन मिल जाए, बैंक उसको अच्छे रेट्स पे लोन दे दे, देन वो एक और क्रॉप ग्रो कर सकती है राबी सीज़न में एंड उसका जो इनकम है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी. लेट अस सपोज दैट 1 hectare ऑफ wheat कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 people फॉर 50 days. ठीक है, तो 50 days के लिए उनको मिल रही है एम्प्लॉयमेंट. सो 2 more members ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड. जो हम बोल रहे थे कि 2 एक्स्ट्रा मेंबर है वो भी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अब ले सकते हैं अगर उसके पास एक इरिगेशन फैसिलिटी आ जाए तो. नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल्स आर डग टू इरिगेट मैनी सच फार्म्स. दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. एक लोन मिलने से कह लो, एक डैम कंस्ट्रक्ट होने से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं. नाउ लेट अस सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर. अब वो प्रोड्यूस और ज़्यादा
प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस। अब प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली सेल भी करेंगे, सेल करने के लिए दे रिक्वायर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन से अब सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं, ट्रांसपोर्टेशन से क्या हो रहा है, टर्शरी सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं। तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट लोन का था। सेकंड पॉइंट ये है कि इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन and storage of the crops or makes better rural roads so that many trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water। बहुत से फार्मर्स जब उनकी इरिगेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब वो ग्रो कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एंड ऑटोमेटिकली जो सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड, वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी, जो मैंने अभी आपको बताया। ओके तो अब हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट इज़ कि लक्ष्मी नीड इज़ नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन। उसको सिर्फ एक पानी नहीं चाहिए। अगेन अगर उसको वही लोन मिल गया फिर तो वो सीड्स भी ले सकती है, फर्टिलाइज़र भी ले सकती है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट भी ले सकती है, पंप सेट टू ड्रॉ वाटर। ठीक है, बीइंग अ पुअर फार्मर वो इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए उसको मनी की ज़रूरत है। बट उसको मनी कहाँ से लेनी पड़ती है, मनी लेंडर से, जो बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो अगर कोई लोकल बैंक ऐसा हो कि उसको क्रेडिट दे दे एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो बाय कर सकती है वहाँ से और वो फिर अपना फर्दर कल्टीवेट कर सकती है लैंड। ओके, अनदर वे बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई, promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed। हमें और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगानी चाहिए, गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल जो काम करने चाहिए वहाँ पर ज़रूरत होगी एंड लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। जैसे हमने बोला कि यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, सपोज मैनी फार्मर्स डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी, सेटिंग अप अ दाल मिल टू प्रोक्योर एंड प्रोसेस दीज एंड सेल इन द सिटीज इन वन सच एग्जाम्पल। ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटोज। स्टोरेज भी इंक्रीज हो गया तो टर्शरी सेक्टर में भी इंक्रीज आ रहा है, and onions and sell them when the price is good. In villages near forest areas, we can start honey collection centers where the farmers can come and sell wild honey। तो बेसिकली ये कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं। तो इसका मेन यही है कि हमें इंडस्ट्रीज़ और सेटअप करनी चाहिए, ये हनी कलेक्शन वाले जो सेंटर्स थे ये सेटअप करने चाहिए, स्टोरेज वाली फैसिलिटीज़ और इंक्रीज़ करनी चाहिए कि ऑटोमेटिकली आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो जाए। ओके, तो आपका ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करी गई है। इसमें बोला गया है कि जो एज ग्रुप है वो जो 5 to 29 ईयर्स के बीच में बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ उनमें से 51% एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अटेंड करते हैं। तो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ 49%? तो द रेस्ट आर नॉट, दे मे बी एट होम और मैनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबरर्स, और कई एज अ चाइल्ड लेबरर काम कर रहे हैं। तो अगर हम इन लोगों को भेजना शुरू कर दें स्कूल, तो डेफिनेटली एजुकेशन बीइंग एन एक्टिविटी ऑफ टर्शरी सेक्टर, वहाँ पर टीचर्स होंगी पढ़ाने के लिए, टीचर्स की एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ आएगा और जॉब्स अपॉर्चुनिटी टीचर्स के लिए हो सकती हैं। तो प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी कंडक्ट की थी नोन एज नीति आयोग। उसमें बोला था कि नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर अलोन। 20 लाख जॉब्स अगर लोग बच्चे जाना शुरू कर दें, दे स्टॉप वर्किंग एज चाइल्ड लेबरर्स, तो वहाँ पर 20 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। सेम प्लानिंग कमीशन ने ये बोला था कि इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड डॉक्टर्स, नर्सेज,
health workers, etc. to work in the rural areas. These are some ways by which jobs can be created. एजुकेशन एंड हेल्थ दोनों में ही स्कोप है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का क्रिएट करने का. तो आपका भी ये नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपका लास्ट पॉइंट है. ये आपके सारे लॉन्ग टर्म थे, शॉर्ट टर्म की हम इस पैराग्राफ में बात करेंगे. Every state or region has potential for increasing their income and employment for the people in that area. It could be tourism. टूरिज़्म देखें तो लोग घूमने जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम स्पेंड करके आते हैं, या फिर रीजनल क्राफ्ट, या फिर न्यू सर्विसेज लाइक IT. इससे भी हमारा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंक्रीज हो सकता है. इट्स अ वे ऑफ अर्निंग मनी. Some of these would require proper planning and support from the government. For example, the same study by Planning Commission, जो हमने ऊपर पढ़ी थी स्टडी, सेम स्टडी में, if tourism as a sector is improved, every year we can give additional employment to more than 35 lakh people. 35 लाख लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी. तो ये आपके सारे थे जो वो थे लॉन्ग टर्म, और इनको इम्प्लीमेंट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और गवर्नमेंट नहीं करती. तो अब जो हमारे शॉर्ट टर्म है, जो क्विक मेजर्स हैं, वो है जो अभी इम्प्लीमेंटेड है, 2005 से लेके अभी तक वो इम्प्लीमेंटेड है एंड बहुत सक्सेसफुल भी है. वो है राइट टू वर्क, ऑल्सो नोन एज, या तो राइट टू वर्क आपको एज अ क्वेश्चन आ जाएगा, या इसको और एक नाम से बोलते हैं, वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. जैसे मैंने बोला 2005 से ये इम्प्लीमेंटेड है. तो इसमें क्या है कि ये 625 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट हुआ था, इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स, राइट. अंडर दिस एक्ट ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज, जिनको भी काम चाहिए रूरल एरिया में, उनको 100 डेज के लिए गारंटीड काम मिलेगा 1 साल में. ठीक है, गवर्नमेंट देगी उनको काम. बट अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, गवर्नमेंट उनको काम नहीं दे पाती, तो वो गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है कि उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाए. वो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गवर्नमेंट देगी. The type of work that would in future help to increase the production from land will be given preference under the act. तो ये मोटा मोटा आपके इसका पैराग्राफ का था कि गवर्नमेंट ये 625 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है इंडिया की, और गवर्नमेंट बोलती है कि वो 100 डेज में गारंटीड काम देगी, बट इन केस वो नहीं दे पाती तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा. अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये जो बाकी का रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में करेंगे. बट जो हमने अभी तक पढ़ा उसके रिलेटेड देयर आर सम क्वेश्चंस जो हम एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं. ओके, सो हियर यू हैव दीज क्वेश्चंस. सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इट्स जस्ट कि हम एक बारी गो थ्रू कर लेंगे कि आपको अगर इस फॉर्म में आया तो आप क्या आंसर्स लिखेंगे. तो पहला क्वेश्चन है, नेम द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स. तो गुड्स प्राइमरी में भी होते हैं, सेकेंडरी में भी होते हैं, कहाँ नहीं होते, टर्शरी सेक्टर. तो इसका आंसर होगा टर्शरी सेक्टर, बिकॉज यहाँ पर क्या प्रोवाइड होती हैं, सर्विसेज. सेकेंड है, विच सेक्टर ऑफ द कंपनी विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन इंडिया बेयर्स मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ है, प्राइमरी सेक्टर में, राइट. चाहे वहाँ से सिर्फ क्वार्टर ऑफ द GDP ही हम कर पा रहे हैं, सिर्फ 15% ही GDP वो आ रही है हमारी वहाँ से, बट वर्कफोर्स सबसे ज़्यादा वहाँ पर है. When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of which economic sector? Natural resources किससे linked है, प्राइमरी सेक्टर से. Describe the role played by National Rural Employment Guarantee Act in improving the employment situation in India. ये हम जस्ट अभी पढ़ के
पढ़ा है हमने, 2005 वाला जो एक्ट है। तो ये आपको मैंने जो बोला था वो सेम लिखना है, पूरा पैराग्राफ इसमें। ये लॉन्ग क्वेश्चन में है आपका, गिव 3 रीजंस फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये आपका है पेज नंबर 24 पे, राइट। हमने वो 5 पॉइंट्स करे थे, इन्होंने 3 बोले हैं, तो आप जितने पॉइंट्स बोल रहे होंगे आप वो लिख लोगे। सो नाउ वी आर डन। तो जो आपका रेस्ट ऑफ द चैप्टर रह गया अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर वाला, वो हम करेंगे अगले सेशन में। बाय।